गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। बीए बीएससी ज्योग्राफी क्लास में मैं डॉक्टर अनुज हाजड़िया आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने बात की थी, क्या बात की थी, किस पे बात की थी? मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारभूत तत्व। आज हम बात करेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण दिया है कि इतनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और उनके अलग अलग शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। तो हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, प्रवास कटिबंध सिद्धांत, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें वही है ग्रिफिथ टेलर महोदय, उन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। और आज हम ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण की बात करेंगे। कल एक स्टूडेंट ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि कोबर महोदय क्या है मैडम, मानव शास्त्री हैं क्या हैं? वो है बेटा सांस्कृतिक मानव शास्त्री। जो कोबर महोदय हैं वो है सांस्कृतिक मानव शास्त्री। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप सादरा आमंत्रित हैं, पूछिए। आज हम बात करेंगे ग्रिफिथ टेलर का। आपने सभी जानते हैं कि ग्रिफिथ टेलर ने एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का नाम था, क्या नाम था? प्रवास कटिबंध सिद्धांत। और सिद्धांत कब दिया था? 1919 में। तो उन्होंने क्या माना था कि प्रजातियों को जो उत्पत्ति है, विकास है, उद्भव है और उसको प्रभावित करने वाले कारक, उन सभी का वर्णन उन्होंने किसमें किया था? अपने इस सिद्धांत में। और ऐसा माना जाता है टेलर महोदय के अनुसार कि सबसे पहले जो मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई वह कहाँ हुई थी? मध्य एशिया में। और टेलर महोदय ने प्रजातियों को 7 प्रकार में विभाजित किया है और उन्होंने मानव की खोपड़ी और बालों की बनावट को मुख्य आधार माना है। और उस आधार पर टेलर महोदय ने कितने प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार बताए हैं। ये टेबल सबसे पहले आप उतार लेना, उसके बाद आप क्लास स्टार्ट करना और इसको सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। ये टेबल आपको याद है तो आपका ग्रिफिथ टेलर महोदय का जो पूरा सिद्धांत है, प्रजातियों का जो वर्गीकरण है, वो आपके लिए तैयार है। करते हैं शुरुआत। ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियां मानी हैं 7। सबसे जो पहली प्रजाति थी हमारे पास वो थी निग्रिटो। तो छोटे क्वेश्चन में भी आ जाता है कि सबसे प्राचीन प्रजाति का नाम बताइए, कौन सी थी? निग्रिटो। सही है, तो हम फर्स्ट पॉइंट ये डालेंगे निग्रिटो प्रजाति और वहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको भूमिका बनानी है। टेलर महोदय के बारे में आप लिखेंगे कि इन्होंने प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया था, 1919 में दिया था और मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। इनके अनुसार जो मानव प्रजातियां हैं उनका उद्भव कहाँ हुआ था? मध्य एशिया में। और इन्होंने बालों की बनावट और जो मानव की खोपड़ी है उसको आधार मानते हुए जो मानव प्रजातियां हैं उनके वर्गीकरण के कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार बताए थे। हम कह सकते हैं कि 7 प्रकार की प्रजातियां बताई हैं। अलग अलग प्रजाति के अपने अलग अलग गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट जो प्रजाति है निग्रिटो, पहले सारों के नाम लिख देना, उसके बाद हम 1 बाय 1 सबका क्या करेंगे? डिस्क्राइब करते हैं। फिर बात आती है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? निग्रिटो। तो सबसे जो पहली प्रजाति थी वो कौन सी थी? निग्रिटो। तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले उत्पन्न होने वाली प्रजाति कौन सी थी? निग्रिटो। या हम कहेंगे कि सबसे पहले कौन सी प्रजाति की उत्पत्ति हुई? निग्रिटो की। निग्रिटो प्रजाति जिसका शिरस्थ सूचकांक क्या है? 68 से 70। इनका सिर लंबा होता है, पतला होता है, बाल सीधे होते हैं, सपाट होते हैं, छल्लेदार होते हैं। नासा जो सूचकांक है 95 से 95 से 100 के बीच पाई जाती है। त्वचा का रंग जो होता है वह काले रंग का मिलता है। और शरीर का जो कद होता है 140 से 158। हम यहाँ सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, शरीर की लंबाई हम किस में ले रहे हैं? सेंटीमीटर में। तो यह जो प्रजाति है इसके जो शरीर का कद है वह 140 से 158 सेंटीमीटर पाया जाता है। तथा यह प्रजाति विश्व के कांगो बेसिन, अभी बताऊंगी आपको कांगो बेसिन कहाँ पर स्थित है, श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार और कैमरून में पाई जाती है। देखो हम किसकी बात करेंगे? कांगो बेसिन। आपने अफ्रीका का ये वाला भाग देखा होगा, सही है, मैं यही बनाऊंगी। यहाँ से जहाँ घुमाव है, कांगो नदी बहती है और कांगो नदी वाले ही क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कांगो बेसिन। तो अफ्रीका में स्थित है कांगो बेसिन। और श्रीलंका भारत के नीचे है, मलाया जो आपके छोटे छोटे आगे जो टापू हैं
वो है, सबसे पहले अगर आप मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो एक बार विश्व के मैप का भ्रमण अवश्य करना कि कौन से देश की स्थिति कहाँ है, तभी वो चीज़ें आपको थोड़ा सा आसानी से याद रहेंगी। तो ये चीज़ें अगर आपको देश का नाम पता है तो आपके लिए ईजी रहेगा, और जब स्थिति रहती है तो इस स्थिति के साथ हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो कांगो बेसिन मैंने बता दिया, अफ्रीका का जो बीच वाला भाग होता है जहाँ से भूमध्य कर्क रेखा गुजरती है, वो वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर जहाँ से घुमाव है नीचे की कांगो नदी बहती है, उसका जो क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है, उस क्षेत्र में श्रीलंका में, मलाया, इंडोनेशिया और भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें, और कैमरून में यह प्रजाति पाई जाती है। दूसरी देखो, मैंने एक चीज बताई थी आपको, सबसे प्राचीन प्रजाति है, दूसरी कौन सी प्रजाति ने आक्रमण किया था उस पर? निग्रो ने। तो जब निग्रो ने उसको आक्रमण किया और उसको वहां से खदेड़ दिया, तो जहां भी उसको जगह मिली बाहरी क्षेत्रों में वहां वह आकर बस गई। तो जो अंडमान निकोबार है बाहरी क्षेत्र है या नहीं है? तो वहां पर क्या आ गई, यह प्रजाति वहां पर आ गई और वहां पर वर्तमान समय में निवास करती है। सेकंड हम बात करेंगे, देखो ये निग्रिटो, निग्रो जितने भी होते हैं इनका रंग कैसा पाया जाता है? काला पाया जाता है। एक चीज का और ध्यान रखना, जो उष्ण कटिबंध में जो जनजातियां पाई जाती हैं उसकी त्वचा का रंग कैसा मिलेगा? काला मिलेगा। शीत और शीतोष्ण क्षेत्रों में जो जनजातियां निवास करती हैं या मानव प्रजातियां निवास करती हैं उनका रंग कैसा मिलेगा? श्वेत मिलेगा। दूसरे स्थान पर जिस प्रजाति का उद्भव हुआ कौन सी थी? निग्रो। निग्रो प्रजाति ने निग्रिटो प्रजाति को वहां से खदेड़ दिया और वहां पर कौन सी प्रजाति रहने लग गई? निग्रो, कह सकते हैं मध्य एशिया वाले भाग में। उसके बाद क्या होता है, इनके सिर का जो सिरस्थ सूचकांक है, निग्रो प्रजाति का सिरस्थ सूचकांक है 70 से 74। इनका सिर लंबा और पतला पाया जाता है, बाल छल्लेदार पाए जाते हैं, नासा सूचकांक 90 से 95, और इनका जो रंग होता है काला, और काले में भी कैसा? चॉकलेटी। शरीर का जो कद है वो पाया जाता है 168 से 174 सेंटीमीटर, और अफ्रीका में जो सूडान है, गिनी तट, नाइजीरिया और ये जो पापुआ न्यू गिनी है यह एशिया में आता है। जो पापुआ न्यू गिनी है ये कहाँ है? एशिया में ये पाए जाते हैं। जो गिनी तट है और कांगो बेसिन ये दोनों पास पास ही हैं, लेकिन देखिए क्या था, पहले जाति कौन सी रहती थी? निग्रिटो। खदेड़ा कौन से ने? निग्रो ने। सही है, तो दोनों आसपास ही, कि बाहरी क्षेत्रों में कौन सी आगे? निग्रिटो आगे, और आंतरिक वाले भागों में कौन रहे? निग्रो रहे। तो आप कहें कि दोनों पास पास है लेकिन दोनों में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जो निग्रो है हमारे अफ्रीका में सूडान, गिनी तट, नाइजीरिया, और जो पापुआ न्यू गिनी है यह एशिया में स्थित है। तो यहाँ पर यह जनजाति पाई जाती है या मानव प्रजाति पाई जाती है। गिनी तट की बात करें, जब आप महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे या हम क्या पढ़ेंगे, पवने पढ़ेंगे, तब इस गिनी तट की बात आती है। ये वाला जो घुमाव वाला भाग है यहीं पर गिनी तट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अफ्रीका में, और कांगो जो बेसिन है वो है, कांगो जो नदी बहती है उसके पास में। तीसरी हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की उत्पत्ति होती है निग्रो के बाद ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की उत्पत्ति होती है। सिरस्थ सूचकांक इस प्रजाति का 74 से 78, सिर लंबा मिलता है, पतला मिलता है, बाल जो होते हैं मध्यम घुंघराले होते हैं, पूर्ण रूप से घुंघराले नहीं होते हैं, कुछ घुंघराले कुछ सीधे, इस प्रकार के इनके बाल पाए जाते हैं। नासिका जो सूचकांक है 80 से 90 के बीच पाया जाता है। रंग जो होता है गहरा भूरा इनका रंग पाया जाता है। देखिए भूरे में भी आपको कई कलर मिलते हैं, अलग अलग शेड्स मिलते हैं, लेकिन इनका जो कलर है वो किस प्रकार का है? गहरा भूरा इनका रंग पाया जाता है। 158 से 168 सेंटीमीटर इनकी शरीर का कद मिलता है, और ये लोग ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी और मध्य अफ्रीका में, दक्षिणी भारत में और ब्राजील में यह जो प्रजाति है वह पाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको इसको आगे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय, देखिए भूमध्य सागर के आसपास वाला जो भी क्षेत्र है वहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है, प्रजाति निवास करती है? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। दूसरी एक चीज आपने और भी सुनी होगी कि अनुकूल जलवायु पाई जाती है यहाँ पर, और अनुकूल जलवायु पाए जाने के कारण एक नई प्रजाति की उत्पत्ति हुई जिसको नाम क्या देंगे हम? भूमध्य सागरीय प्रजाति।
भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है, इसका जो शिरस्थ सूचकांक है वो है हमारे पास 78 से 80, 78 से 80 शिरस्थ सूचकांक मिलता है। इसके जो बाल होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? लहरदार बाल होते हैं। इनका सिर लंबा होता है, पतला होता है, जबड़े बाहर की ओर निकले होते हैं। जो नासा सूचकांक है 70 से 80 के मध्य पाया जाता है। रंग की अगर बात करें, हल्का श्वेत रंग होता है, भूरा होता है, हल्का श्वेत भूरा रंग इनका होता है। और इनका जो शरीर की जो लंबाई है वह 160 से 170 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। अब देखो मैंने क्या कहा था, नाम क्या था? भूमध्य सागरीय, और पाई भी कहाँ जाती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के मध्य में स्थित है, और वहां पर भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको हम भूमध्य सागरीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। वहां पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय इसलिए प्रजाति का नाम भी क्या पड़ा? भूमध्य सागरीय। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया किधर आएगा? देखिए एशिया की अगर बात करें, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। दक्षिणी पश्चिमी जो भारत से इधर छोटे छोटे जितने भी द्वीप समूह है, सुमात्रा, न्यूगिनी, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया इधर की तरफ मिलेगा, वेस्ट में। उत्तरी भारत, उत्तर का जो भारत है हमारा, उसमें पुर्तगाल में और मिस्र में। पुर्तगाल कहाँ पर स्थित है? यूरोप में, और मिस्र में इस प्रकार की, मिस्र है अफ्रीका में। मिस्र कहाँ है? अफ्रीका में, और पुर्तगाल यूरोप में। तो इन्होंने कहा कि उत्तरी भारत में, पुर्तगाल में और मिस्र में, देखिए जैसे ही त्वचा के रंग में अंतर आया तो क्या उष्ण कटिबंध से शीतोष्ण कटिबंध में हम स्थानांतरित हुए या नहीं हुए? हल्का श्वेत रंग है, उत्तर भारत में आ गया। ये वाला भी कौन से में है? शीतोष्ण क्षेत्र में शामिल है। दक्षिणी पूर्व पश्चिमी एशिया, पुर्तगाल, मिस्र सारे किस में है? शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रजाति है, अगर आप यहाँ काला रंग है तो हम मान सकते हैं कि भूमध्य रेखा है उसके आसपास वाला क्षेत्र है। लेकिन अगर यहाँ हल्का श्वेत रंग है, इसका मतलब क्या है कि उष्ण वाले क्षेत्रों को छोड़कर शीतोष्ण वाले प्रदेशों में यह प्रजाति हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है नार्डिक प्रजाति। भूमध्य सागर के बाद कौन सी प्रजाति का विकास होता है? नार्डिक प्रजाति। सिर का जो सूचकांक होता है 80 से 82 शिरस्थ सूचकांक मिलता है। कल मैंने आपको बताया था शिरस्थ सूचकांक को किस में प्रदर्शित करते हैं हम? सूत्र बताइए। सिर की लंबाई बटे सिर की गुणा में 100। हाँ, किस में प्रदर्शित करेंगे? प्रतिशत में। तो जो 80 से 82 इनका शिरस्थ सूचकांक मिलता है, तथा इनका जो सिर होता है सामान्य आकार का मिलता है। बाल जो होते हैं किस प्रकार के मिलते हैं? लहरदार मिलते हैं। नासा सूचकांक, नासा सूचकांक होता है नाक की आकृति, सही है। नासा सूचकांक 60 से 70 के मध्य है, और इनका भी रंग कैसा होता है? हल्का भूरा श्वेत। इनका था हल्का श्वेत भूरा, और इनका है भूरा श्वेत। लेकिन हाइट में क्या आ गया? कमी आ गई। 158 से 168 सेंटीमीटर इनकी शरीर का कद मिलता है, या कह सकते हैं कि इस प्रजाति की लंबाई मिलती है। उत्तरी यूरोप की बात करें, रूस की बात करें, भूमध्य सागर का निकटवर्ती भाग, वहां पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है? हम कह सकते हैं इन दोनों प्रजातियों में अधिक अंतर नहीं रहता। जैसे शरीर की लंबाई है उसमें कुछ थोड़ा सा अंतर आ जाता है, और बाकी सेम सा है। इनका जैसे सिर पतला रहता है, इनका सिर सामान्य है थोड़ा सा। तो यहाँ इतना डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि देखो आप सभी जानते हैं कि दो प्रजातियों के मिश्रण से एक नई तीसरी प्रजाति की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ रीजन यही था, इससे और इससे सिमिलर कोई प्रजाति आई जिसे इस चीज से मिलती हुई एक नई प्रजाति की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। तो जो नार्डिक है सामान्य मध्यम सिर होता है, हल्का भूरा रंग होता है। उत्तरी यूरोप में, रूस में, भूमध्य सागर के निकटवर्ती भाग में पाए जाते हैं। इसमें भी क्या था? भूमध्य सागर प्रदेश में मिलते हैं। भूमध्य सागर है एक तरफ ये और एक तरफ ये, इस प्रकार से, ठीक है। तो भूमध्य सागर के निकटवर्ती भाग में मिलते हैं। अगर कभी आपको ये लगे कि हाँ ये प्रजाति यहाँ मिलती है और दूसरी प्रजाति भी यहाँ मिलती है, तो उसका कारण मैंने आपको बताया था। क्या करते थे? पहले आक्रमण कर देते थे,
एक प्रजातियां दूसरी प्रजाति पर क्या कर देती थी, आक्रमण कर देती थी। तो कुछ वहां से पलायन कर जाते थे और कुछ प्रजातियां वहां पर रह जाती थी, इसलिए मिक्स में भी वह प्रजाति वहां पर पाई जाती है कि एक क्षेत्र में हमें दो प्रजातियां भी मिल सकती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एल्पाइन। छठे नंबर पर विकसित होने वाली नवीन प्रजाति कौन सी है, एल्पाइन। देखिए जो प्रजातियों का क्रम है वो इसी प्रकार चला था कि सबसे पहले कौन सी आई, निग्रिटो, फिर निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, फिर नार्डिक आई, और छठे नंबर पे कौन सी विकसित हुई, एल्पाइन विकसित हुई, नवीन प्रजाति थी और इसको विकसित होने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। नवीन प्रजाति है, बहुत कम समय में क्या हो गया था, इसका उद्भव हो गया था, क्योंकि जैसे ही दो प्रजातियों का मिश्रण हुआ एक नई नई प्रजाति हमारे सामने आ गई, वो कौन सी थी, एल्पाइन। तो इसका जो सिरस्थ सूचकांक होता है 82 से 84, और जो इनका सिर होता है, सिर का आकार कैसा होता है, चौड़ा पाया जाता है। सिर कैसा पाया जाता है, चौड़ा। तो मुंह भी कैसा मिलेगा, गोल मिलेगा। देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको, सिर लंबा, मुंह क्या करती कैसी मिलेगी, लंबी मिलेगी। और सामान्य है तो चेहरे की आकृति कैसी मिलेगी, मुख की आकृति सामान्य मिलेगी। और अगर सिर की आकृति चौड़ी है तो फेस की आकृति, मुख की आकृति भी कैसी मिलेगी, चौड़ी मिलेगी। बाल कैसे हैं, सीधे हैं। और नासा सूचकांक कितना है, 50 से 60। रंग कैसा है, श्वेत। लंबाई की बात करें 156 से 168 सेंटीमीटर शरीर का कद मिलता है मध्य एशिया में, मध्य एवं दक्षिणी यूरोप में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के केंद्र भाग में इस प्रकार की जो मानव प्रजाति है वह पाई जाती है। देखिए इसके बारे में आप और भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा ही नहीं, अपनी तरफ से भी ऐड करके लिख सकते हैं इसमें। जैसे बाल सीधे होते हैं, या रंग श्वेत होता है, त्वचा का रंग श्वेत होता है, और मुख चौड़ा होता है, मुख की आकृति इस प्रकार की होती है। तो जिस प्रकार मानव शरीर की बनावट होती है और जिससे सिमिलर होती है उस एक दो विशेषताएं हम उसके शारीरिक लक्षणों की ओर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो है हमारी मंगोलियन, मंगोलिक भी इसको कहा जाता है कि मंगोलिक प्रजाति या मंगोलियन प्रजाति, सबसे नवीन विकसित प्रजाति और जिसकी हाइट हम कह सकते हैं कि लंबाई सबसे कम। 84 से 88 इसका पाया जाता है सिरस्थ सूचकांक। चेहरा होता है गोल, तो सिर की आकृति होती है गोल, तो चेहरा कैसा मिलेगा, चेहरा भी कैसा मिलेगा, गोल मिलेगा। देखिए एक चीज मैंने और बताई थी आपको कि जो प्राचीन प्रजातियां होती थी वो किस प्रकार के होते थे, उनके सिर किस प्रकार के मिलते थे, हाँ चौड़े, लेकिन लंबाई में मिलते थे, चौड़ाई में मिलते थे। और जो आधुनिक प्रजातियां हैं उनके हाँ छोटे, आकार में क्या आ गया, अंतर आ गया। तो इनका सिर कैसा है, गोल है। सिरस्थ सूचकांक बता दिया 84 से 88। बाल कैसे हैं, सीधे हैं। नासा सूचकांक कैसी है, देखिए ये नासा सूचकांक का क्या है जितना कम है उतनी चपटी बैठी हुई, और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती जाएगी, नाक लंबी पतली, वो सारे गुण इसमें मिलेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो। अब आपको पता है चाइना वालों की, जो मंगोलियन होते हैं, जो चाइनीज होते हैं, जापानीज होते हैं, उनकी नाक कैसी होती है, ऊपरी जो उभार होता है वो तो दिखाई नहीं देता है, बस दो छेद दिखाई देते हैं। तो जितना इसका नासा सूचकांक कम आता जाए उसका मतलब क्या है, नाक चौड़ी है, चपटी है, भद्दी सी है। लेकिन जैसे ही ये बढ़ती जाए तो उसमें आपको क्या लिखना है कि नाक पतली है, अच्छी है। देखिए नाक भी काफी प्रकार की होती है, मोटी, पतली, चौड़ी। आपने सुना होगा पुरानी फिल्मों में भी, कहावतों में भी, तोते जैसी नाक, तो इस वाली प्रजाति की मिलती है वो तो 45 से 50 जो नासा सूचकांक है पाई जाती है। अब चाइनीज को देखकर हम बता सकते हैं, जापानीज को देखकर हम बता सकते हैं कि उसकी नाक कैसी होगी, तो उसका यहाँ पर विशेषताएं लिख देना, मुझे मत बताइएगा। रंग कैसा होता है उसका, पीला होता है। शरीर की कद की बात करें सबसे कम हाइट के होते हैं, 4-4 फीट के होते हैं। लेकिन हम यहाँ किस में बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर में हम बात कर रहे हैं। 154 से 164 सेंटीमीटर। मध्य पूर्वी एशिया, मंगोलियन, मंगोलिया का एक क्या है, मरुस्थल है, उसके आसपास यह जनजाति पाई जाती है। और रंग कैसा है उनका, पीला है। चीन, जापान और वियतनाम, इन क्षेत्रों में यह प्रजाति पाई जाती है।
देखिए, अगर आप न्यूज़ भी सुनते हैं तो वो भी काफ़ी विशेषताएं आपको बताते हैं। जैसे भारत और चाइना की आपने बॉर्डर वाली अगर न्यूज़ सुनी हो तो उन्होंने बताया था कि जो हमारे भारतीय सैनिक हैं उनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं, और जो चाइनीज सैनिक होते हैं वो बहादुर नहीं होते हैं, इस प्रकार की मतलब शारीरिक लक्षणों का वहां पर वर्णन किया गया था। उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ उसका डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बहादुर नहीं होते हैं, हाइट कम होती है, हेल्थ कम होती है। और हमारे यहाँ भारत वाले क्या होते हैं, लंबे बहादुर, मतलब कह सकते हैं उनकी तो कहानियां ही सलूट लायक है। तो ये हमने किसकी बात की थी, मंगोलियन की, सबसे नवीन प्रजाति, सही है। और वर्तमान समय में ड्रैगन, चाइना क्या है, ड्रैगन है। तो जो चीन है, जापान है, वियतनाम है, इस क्षेत्र में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, मंगोलियन प्रजाति पाई जाती है। सिर की आकृति गोल होती है, सिर की आकृति गोल है, बाल सीधे हैं, तो मुख की आकृति भी कैसी होगी, गोल पाई जाएगी। तो ये था ग्रिफिथ टेलर महोदय का मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। आपको ये पूरा अच्छे से देख लेना, पहले इस टेबल को बनाना और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। आपको अपनी लैंग्वेज में आप डिस्क्राइब करें, कहीं कोई प्रॉब्लम आए फिर आप इसको देखें कि हाँ ठीक है, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, कितना इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें लिखना है, ठीक है। और दो चार बातें और बताती हूँ मैं आपको आपकी ज्योग्राफी से ही संबंधित। एक तो कल सभी आप अपना कर दो इसको साफ, कोई बात नहीं, इसको बाद में साफ करते हैं। जैसे ये तो हमने बात किसकी की थी, ग्रिफिथ टेलर के महोदय के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण हमने किया था। एक कह सकते हैं कि हम सिर्फ टेलर महोदय के अनुसार हमने क्या किया था, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने अपने अनुसार क्या किया था, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था। इसमें बर्नियर महोदय थे, बर्नियर। आपको ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चन में भी आ जाता है कि सबसे पहले मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण दिया था वो किसने दिया था, बर्नियर महोदय ने दिया था। और कब दिया था, 1684 ईस्वी, सही है। सबसे पहले मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण दिया था वो किसने दिया था, बर्नियर ने दिया था। 1684 ईस्वी में उन्होंने अपना यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और उन्होंने क्या माना था कि त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजातियों का क्या किया था, विभाजन किया था। कि एक मुख्य, देखिए ग्रिफिथ टेलर महोदय ने भी आधार माना था, क्या माना था, क्या माना था, बालों का रंग और आपका सिर की बनावट। और बर्नियर जो महोदय थे उन्होंने त्वचा के रंग के आधार पर क्या किया था, मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया था। और इन्होंने 5 प्रकार की मानव प्रजातियां बताई थी। बर्नियर महोदय ने कितने प्रकार की बताई थी, 5 प्रकार की मानव प्रजातियां बताई थी। देखिए इन्होंने एक अच्छी बात की कि जो महाद्वीप है उस महाद्वीप से ही उस प्रजाति का नाम क्या निर्धारण कर दिया। जैसे हम बात करें यूरोपीय प्रजाति, यूरोपीय प्रजाति कहाँ मिलेगी, यूरोप में, सही है। एशियाई प्रजाति, एशियाई प्रजाति कहाँ मिलेगी, एशिया में। अफ्रीकन प्रजाति, अफ्रीकन प्रजाति त्वचा का रंग कैसा पाया जाता है, काला पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर स्थित है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है, या उष्ण जलवायु वहां पर पाई जाती है, जिसके कारण त्वचा का रंग कैसा पाया जाता है, काला पाया जाता है। और बर्नियर महोदय ने तो आधार भी किसको माना था, त्वचा के रंग को। उन्होंने आधार किसको माना था, त्वचा के रंग को। तो जो अफ्रीकन है या अफ्रीका, तो वहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार का रंग पाया जाता है, उनका काला रंग पाया जाता है। एक है लैप के निवासी जो जनजातियां, उनके लिए उन्होंने उपयोग किया है। और 5वां है हमारा उत्तरी और दक्षिणी जो आपका अफ्रीका है उसकी प्रजाति। अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित कर लिया उन्होंने। और उन्होंने अमेरिका की बात नहीं की क्योंकि सबसे बाद में विकसित प्रजातियां थी इस क्षेत्र में, सबसे बाद में मानव पहुंचा था और यूरोप वाले ही अमेरिका पहुंचे थे। आपको पता है कि 1700 के आसपास जब औद्योगिक क्रांति हुई, उससे पहले उन क्षेत्रों में इतना अधिक विकास नहीं हुआ था, उनके बारे में इतना लोग जानते नहीं थे। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, जनसंख्या घनत्व बढ़ा, जनजीवन कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ी। उस समय क्या हुआ, लोग नए क्षेत्रों की खोज में आगे बढ़े ताकि जो यूरोप वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो जीवन का स्तर है उसमें गिरावट नहीं आई।
देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है जीवन में गिरावट आती जाती है, क्योंकि हमारे जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और उस पर जब जनसंख्या का भार पड़ेगा तो जो हमारे कह सकते हैं कि जीवन का स्तर है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, निम्न होता जाएगा। तो उन लोगों का था कि हमें एक अच्छा जीवन जीना है, इसलिए उन्होंने क्या की, सागर तट वाले क्षेत्र पर स्थित थे, इसलिए उन्होंने नए प्रदेशों की खोज की और पहले उत्तरी अमेरिका और फिर दक्षिणी अमेरिका में पहुंच गए। यही कारण है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में वहां का कोई विशेष मानव नहीं रहता है, बल्कि वहां से अन्य क्षेत्रों से लोग पलायन करके वहां पर पहुंचे हैं। जैसे कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, हमारे भारत के बहुत सारे पंजाबी भाई, सरदार भाई, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, तो वो चीजें। और एक चीज और, ज्योग्राफी वाले मूवी देखो तो खूब देखा करो, लेकिन देखना क्या है वो मैं बताती हूँ आज। थोड़ा सा ये देखा करो कि हाँ पीछे क्या है, प्राकृतिक प्रकृति किस प्रकार की है, मिट्टी किस प्रकार की है। तो उससे क्या होता है कि भाई देखो ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी वाली नजर से देखा करो आप उसको, कि मिट्टी है, बीच का अगर कोई तट का सीन आ रखा है तो वहां पर मिट्टी किस प्रकार की है। आजकल तो कलर दिखता है, मतलब कलर्ड चीजें आती हैं, तो मिट्टी किस प्रकार की है आप देखोगे कि बजरी है, जो भी है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो ज्योग्राफी है उसकी जो नॉलेज है वो बढ़ती है। तो जो बर्नियर मोदी थे इन्होंने त्वचा को आधार माना, और सबसे पहले 1684 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण दिया था, और इन्होंने आधार किसको माना था, त्वचा के रंग को। तो उस आधार पर इन्होंने कितने पार्ट्स में बांटा था, इनको 5 भागों में उसको बांटा था। लीनियस महोदय हैं और अन्य और भी हैं जिन्होंने क्या किया था, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि अनेक विद्वानों ने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण को आधार माना अपने अपने अनुसार। जैसे हेडन है, बालों के अकॉर्डिंग बताया उन्होंने। कोबर महोदय थे, उन्होंने अपना अलग सिद्धांत बताया, और जो कोबर महोदय थे सांस्कृतिक मानव शास्त्री थे। देखिए ये चीजें कोई इशू वाली नहीं होती। और एक चीज और बताती हूँ आपको, ज्योग्राफी में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। एक क्वेश्चन बताती हूँ, फिर उसके ऑप्शन बताती हूँ, फिर आप कल उसका आंसर बताइएगा, आप मुझे नहीं, अभी बताती हूँ आपको। जैसे हमने बात करी कि भारत की सबसे, या राजस्थान की हम बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, पता है कि फर्स्ट स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से इतना। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसी भी अपने जैसे भारत है उसकी समुद्री तट रेखा दे दी, सही है, कि 5 राज्य हैं, हम पूछ लें उनमें से, या जनसंख्या पूछ लें कि निम्न में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। आप किसको ढूंढोगे, यूपी को ढूंढोगे, सही है, किसको ढूंढोगे, यूपी को, क्योंकि आपने रट रखा है कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है किस में रहती है, उत्तर प्रदेश में रहती है। अगर ऑप्शन में यूपी नहीं होगा तो क्या बताओगे, सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन आएगा वो उसका आंसर होगा। यूपी के बाद जिस स्टेट में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है वो उसका आंसर होगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि पेपर बनाने वाला बेवकूफ है क्या, क्यों, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, यूपी की है, और इसने इसने तो यूपी का नाम ही नहीं ले रखा। तो क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमें सही आंसर का चूज करना पड़ता है। आपने देखा यूपी नहीं है, आप क्या समझोगे कि क्वेश्चन सही नहीं है, क्यों, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या भारत में कौन से राज्य की है, यूपी की है। लेकिन इन्होंने तो ऑप्शन में यूपी दे ही नहीं रखा। तो दूसरे नंबर पर जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है वो दूसरे ऑप्शन पर, फर्स्ट ऑप्शन में कौन आ जाएगा, वो स्टेट आ जाता है। तो ज्योग्राफी में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। जिस प्रकार क्वेश्चन और कंडीशन होती है उसी प्रकार, या जिस प्रकार के उसके ऑप्शन दिए होते हैं ए बे से दे, उसके अनुसार उसके हमें क्या लगाने पड़ते हैं, बेस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना पड़ता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचें कि क्वेश्चन गलत है या हम अपने अकॉर्डिंग, उस पर आप चर्चा अवश्य करें कि हाँ ठीक है ऐसा क्या हुआ कि हमें क्वेश्चन गलत लग रहा है। और इस प्रकार से जब ये किसी भी क्वेश्चन की रचना की जाती है तो उसमें ये रहता है कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं, जो बेस्ट ऑप्शन होता है वही क्या होता है, आंसर होता है। अब क्षेत्रफल की बात करें, भारत का सबसे बड़े राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर राजस्थान नहीं दे रखा तो जो ऑप्शन दे रखे हैं हम उसी की तो बात करेंगे। भाई निम्न में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, आपको पता है राजस्थान का है, दूसरा एमपी का है। अगर उसमें राजस्थान दे ही नहीं रखा तो हम किसकी बात करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एमपी आ जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, राजस्थान है सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन राजस्थान का तो नाम ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन क्या है, गलत है ये। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन पढ़िए आप, उसमें जो ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट आंसर दीजिए। हो सकता है कई बार फर्स्ट ऑप्शन हटा दिया जाता है और आपकी जो तर्क शक्ति है उसका परीक्षण किया जाता है वहां पर, और उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन है उसको आप लगाएं।
आगे देखिए हम बात करते हैं। ये था बर्नियर महोदय के अनुसार और दूसरा था हमारा टेलर महोदय के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। एक हम सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे जिसमें मानव प्रजातियों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि टेलर महोदय के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करें तो आपको इसको लिख दीजिएगा। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि विश्व की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए तो जो मैं कल लिखवाऊंगी आपको वो लिखना है। उसमें क्या होता है, जितने भी आपके विद्वान हैं, भूगोलवेत्ता हैं, उनके अनुसार क्या किया गया है, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। तो उसकी हम बात करेंगे कल। और आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे, इसके बारे में आप लिखोगे आप, सही है। और एक मैंने आपको लिखवाई थी कि विचार दिया था, विचारधारा थी हमारे पास, कौन सी थी, रुको और जाओ, उसके प्रतिपादक कौन थे, गो एंड स्टॉप थ्योरी दी थी, तो उसके प्रतिपादक कौन थे, किन्होंने वह दिया था, विचारधारा दी थी, उसके बारे में आप मुझे कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल।